माय चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से जाके आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आपको पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स मैंने पहले भी बताया था, मॉलिक्यूल्स मतलब के दो या दो से ज्यादा एटम्स का ग्रुप। यहां पे भी वही लिखा है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। केमिकली बॉन्डेड मतलब के एकदम टाइटली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। किस वजह से? जो उन सारे एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसकी वजह से। ओके, मॉलिक्यूल्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो एक सिंपल एग्जांपल है O2 यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। फिर दूसरा है CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होता है। और फिर आता है H2O यानी कि वाटर, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। ओके, उसके बाद कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है, वो उसमें दो एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं, इसलिए उसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? सपोज मैंने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, सपोज मैंने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, तो उसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल कितने एटम्स हुए? 3 एटम्स हुए। तो यहां पे भी वही होता है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी यहां पे एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब के पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है वो। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं, अभी जैसे हमने ऑक्सीजन देख लिया, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, वो अपने ही एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। O प्लस O इज इक्वल टू O2, ठीक है? तो ऑक्सीजन अपने ही एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये एलिमेंट वाला मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, अपने एटम्स के साथ वो कंबाइन नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? एक कंपाउंड हो गया। कंपाउंड हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक अलग सब्सटेंस या अलग मैटर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। एलिमेंट्स में सारे के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे कि CO2 दे दिया, तो उसमें सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते। अब CO2 में एक एटम कार्बन का होता है, तो कार्बन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, और बाकी के जो दो एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं। ऑक्सीजन की भी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो कार्बन की प्रॉपर्टीज अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है। सो दोनों के दोनों अलग अलग एटम्स हुए। ओके, तो कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, लेकिन एक चीज फिक्स होती है, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कि जो 2 या 3 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है, वो एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाने में। ओके, जैसे H2O है, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। H2O में H का मास और O का मास, दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 1:8 ही आएगा, और कोई रेशियो नहीं आएगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में C और O का अगर हम रेशियो निकालेंगे
तो वो 3:8 आएगा। कैसे? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब 16 2 32, एटॉमिक मास हमने देखा था, तो ये 32 हो गया। और कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U, तो 12/32 दैट इज 3/8। अब ये जो रेशियो है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर ये रेशियो चेंज हो गया तो फिर तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कंपाउंड का नाम ही बदल जाएगा। अगर यहाँ पे और एक ऑक्सीजन का एटम आ जाता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, वो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो ये था कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में। उसके बाद हम बढ़ते हैं आयंस के बारे में। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, ओके, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट अपना एक पार्टिकल छोड़ता है और अपना कोई ना कोई और दूसरा एलिमेंट वो पार्टिकल को गेन कर लेता है। हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड यानी के कॉमन सॉल्ट, जो आप रोज अपने घर में सॉल्ट खाते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड यानी के NaCl। अब यहां पे क्या होता है, जो सोडियम का लास्ट ऑर्बिट है, मैं डायरेक्ट यहां पे लास्ट ऑर्बिट ही ड्रॉ कर रहा हूं। सोडियम में 3 ऑर्बिट्स होते हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे 8, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, वैसे ही क्लोरीन में 2, 8 और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ तो नहीं देगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ नहीं देगा, लेकिन उसे अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए ऑर्बिट की लिमिट कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वैसे अगर सोडियम में देखे तो लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन तो नहीं करेगा। अब उसे अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और 8th स्टैंडर्ड में हमने ये भी पढ़ा होगा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, तो यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 11 प्रोटॉन्स भी होंगे। पहले 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिर्फ 10 बचे। और अगर हम देखें तो इसका चार्ज पॉजिटिव आया है, वो भी +1। कैसे, 11 - 10 1। यहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा है इसलिए +1 आया, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो माइनस में आता। वैसे ही क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, अब उसने 1 गेन कर लिया, मतलब कि उसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्लोरीन का जो एटम है वो कैसे चार्ज हुआ, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि उसका माइनस में जो बैलेंस है वो ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन्स कम है। तो यहां पे आयंस कैसे बनते हैं, यहां पे। अब हम पहले साइन लिख देंगे, जो एटम है उसकी साइन लिख देंगे, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसका चार्ज +1 हो जाएगा, तो हम यहां पे सिर्फ प्लस रखेंगे। तो ये हो गया सोडियम का आयन, और यहां पे Cl मतलब के क्लोरीन
वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और -1 उसका आया था चार्ज, तो यहां पे हम सिर्फ माइनस रखेंगे, तो ये हो गया क्लोरीन का आयन। ये क्या हो गया? क्लोरीन का आयन। ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और दूसरा एटम उससे इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। आयंस जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसे हम एनायन कहते हैं, जैसे कि क्लोरीन का आयन है वैसे। और कैटायन मतलब के पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि सोडियम का आयन है वैसे। ओके, और अगर सिमिलर चार्ज वाले बहुत सारे एटम्स एक साथ घूमते हैं फ्रीली, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखे? हम जैसे लिख देते NaCl, हमने NaCl तो लिख दिया, लेकिन वो बना कैसे? NaCl कैसे बना? वैसे ही हम लिखते हैं MgCl2, मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड, वो कैसे बना? CO2 हम लिख देते हैं, वो कैसे बना? ओके, तो ये सब केमिकल फॉर्मूलास कैसे बनी वो देखते हैं हम। अभी सपोज कोई एक एलिमेंट का एटम है A और दूसरा एक एलिमेंट है उसका एटम है B। हम पहले दोनों की वैलेंसीज फाइंड करेंगे। चलो, A की वैलेंसी आई X, B की वैलेंसी आई Y। अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी मतलब कि कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए कितने एटम्स गेन या लॉस कर सकता है। अब जैसे सोडियम का हमने देखा था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी क्या हुई? +1। वैसे ही क्लोरीन एक एटम गेन कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी हुई -1। ओके, तो अब केमिकल फॉर्मूला कैसे बनती है? यहां पे जो हमने वैलेंसीज निकाली X एंड Y, वैलेंसी किस बेस पे निकलती है? जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये सोडियम का हो गया, तो उस हिसाब से लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज कर सकता है। ओके, तो वैसे ही यहां पे X आई इसकी वैलेंसी, तो हम क्या करेंगे? X की वैलेंसी B को, सॉरी A की वैलेंसी जो X आई वो हम B में रखेंगे और B की जो वैलेंसी आई उसे हम A में रखेंगे। तो यहां पे हमारी फॉर्मूला कुछ ऐसी बनेगी, A Y B X। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, रियल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इस एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले हम वही एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने अभी अभी देखा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। यहां पे दो एलिमेंट्स मौजूद है इस कंपाउंड में, Na एंड Cl। इसकी वैलेंसी है +1, इसकी वैलेंसी है -1, तो इन दोनों को एक दूसरे की वैलेंसी लगेगी। अब 1 है, प्लस हो या माइनस हो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे नीचे, इसलिए ये डायरेक्ट NaCl बन गया। ओके, दूसरा हम देखते हैं MgCl2। यहां पे दो एलिमेंट्स कौन से? Mg और Cl, यानी कि मैग्नीशियम और क्लोरीन। अब मैग्नीशियम मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। 12 मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2 8 2। पहले ऑर्बिट में 2, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 8 और लास्ट ऑर्बिट में 2। अब
ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज कर देगा, तो यहां की इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है तो प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा? तो 2 प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, तो +2। और क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर सिर्फ एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो हमें और 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वो हम किसको देंगे? दूसरे क्लोरीन एटम को। लेकिन वो हमें यहां पे दिखाना नहीं है। हम क्या करेंगे? डायरेक्टली एक दूसरे की वैलेंसीज लगाएंगे। अब यहां पे माइनस आए या प्लस आए वो मैटर नहीं करता है, हमें यहां पे सिंपली 2 और 1 लिखना है। 1 होता है तो हम कुछ भी नहीं लिखते, उसके अलावा जो भी होता है हम लिख सकते हैं। अब 1 वैलेंसी इसको लगेगी, तो 1 है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर Cl यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये बन गया MgCl2। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पे भी सिंपल फॉर्मूलाज दी है, उसमें से एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड मतलब के 4 क्लोरीन एटम्स। टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। किसी एटम के पास अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उन्हें लूज कर देते हैं, और किसी के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो गेन करते हैं। ओके, लेकिन कार्बन के पास 4 है तो वो क्या करेगा? लूज करेगा या गेन करेगा? वो लूज या गेन नहीं करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? वो बॉन्ड बनाएगा। अब ये इस केस में क्या हो रहा है? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ओके, तो यहां पे +4 हो गया, और यहां पे क्लोरीन है, उसकी वैलेंसी तो हम जानते ही है -1। एक दूसरे की वैलेंसी लगेगी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। बाकी के कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके डाउट्स वहीं सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप न्यू है तो फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाजू में बेल बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा।